ऐसा ही होगा, तो ये सिग्मा एच हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इस प्लेन से डिवाइड करें, यानी सेंटर से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो वो कोई प्लेन है या नहीं है, यानी प्लेन 1 2 3 और 4, यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये प्लेन, दिस इज, यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं, या यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर कॉपी है। जब यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, तो इमेज कैसे बनेगा, ये हो जाएगा ये 2 और ये 1 और 3 4 और 1 और 2, तो ये दोनों क्या है, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, ओरिजिनल और इसका मिरर इमेज, ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, या ये सुपर इम्पोजिबल है, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ मिरर प्लेन। या इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, इस पार्ट से यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट इस तरह हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये मॉलिक्यूल दो हिस्सों में कट जाएगा। यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, इस प्लेन से इसको कट देते हैं, तो अब इससे दो पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट दूसरे की मिरर कॉपी है। यहाँ पर अगर हम मिरर, जिस प्लेन से काटा गया है वहां पर मिरर लगा लेते हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसकी तरह, और इसका इमेज कैसा होगा, इसकी तरह, यानी लेफ्ट साइड का इमेज राइट साइड है और राइट साइड का इमेज वो लेफ्ट साइड है। तो इस प्लेन के डिवीजन से दो पार्ट्स बन जाते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो लिहाजा इस प्लेन को हम कहते हैं मिरर प्लेन। अब ये प्लेन कौन सा होगा, कि ये यहां से हम काट रहे हैं ना, इस प्लेन से, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस था वो भी इसी प्लेन में है, वो एक लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर है टू द सेंटर, और वो लाइन इस प्लेन का हिस्सा है, तो ये प्लेन पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बी, दिस कंटेन्स 1 सिग्मा बी। इस तरह अगर यहां से काट लेते हैं, यानी इधर से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये H2 H4 जो नीचे है इमेज में ऊपर नजर आएंगे, और जो 1 और 3 ऊपर है ये इमेज में नीचे नजर आएंगे, या यहाँ से इसको काट लेते हैं, दो हिस्सों में कट जाएगा ना यहाँ से, ये भी अगर हम इसको यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं या काट लेते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा, यानी लिख लेते हैं CH, ये है 1 2 1 2 3 और 4, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इधर मिरर लगा लेते हैं, तो इसका इमेज कैसे होगा, इधर अगर मिरर लगा ले उसमें आप देख ले तो क्या होगा, ये इसका इमेज हो जाएगा 1 और 2, ये 2 यहाँ पर हो जाएगा और 4 ऊपर, और इस तरह ये 3 नीचे हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है या सुपर इम्पोजिबल है, तो इसलिए ये भी एक सिमेट्री प्लेन है। अब इसी प्लेन में वो C2 भी है, इसका मतलब ये भी सिग्मा V है, तो E3 में 3 C2 थे, ये 3 C2 है और 3 इसमें प्लेन है, 3 मिरर प्लेन से, 1 सिग्मा H और 2 सिग्मा V है। इस तरह अगर इसको हम क्लोरीन से हमने रिप्लेस किया, दो एटम्स को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए थे, तो फिर उसमें क्या सिमेट्री एलिमेंट्स पर क्या असर पड़ा था, ये CN और CN, ये 1 2 1 2 1 और 2, तो इसमें क्या था, इसमें एक C2 है इस केस में, और वो C2 कहाँ पर है, इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ से जब हम रोटेट करते हैं तो इससे इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, 360 से जब हम रोटेट करते हैं इस हालत में, ये ऊपर वाले फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है, यानी पहले इथीन में ये एक परपेंडिकुलर था, इथीन में ऐसे भी था ना, लेकिन इस केस में वो परपेंडिकुलर वाला नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर दोनों हाइड्रोजन है ये नीचे हो जाते हैं और क्लोरीन ऊपर हो जाएगा, तो वो जो C2 परपेंडिकुलर टू प्लेन वर्क ऑफ द मॉलिक्यूल था वो इसमें खत्म हो जाएगा। दूसरा इथीन में एक C2 इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल भी था, यानी ऐसे जब हम इसको रोटेट कर रहे थे
तो क्योंकि जब सारे हाइड्रोजन होंगे तो 2 हाइड्रोजन ऊपर हैं इस तरह, फिर 2 हाइड्रोजन ऊपर हो जाएंगे, तो इससे तो कोई इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। लेकिन इस केस में अब एक ऊपर क्लोरीन है, नीचे हाइड्रोजन है, तो ऐसे जब रोटेट करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग जो C2 है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक C2 है, ऐसे रोटेट करते हैं इन द प्लेन टू एन एक्सिस इन द प्लेन टू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। जब रोटेट करते हैं तो इसमें एक C2 है। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें हमने प्लेन देखने हैं। तो एक चूंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो एक तो प्लेन इसमें है ही, कौन सा वाला, जिस प्लेन में ये सारे एटम्स पड़े हुए हैं। तो possess is one plane of symmetry, और वो कौन सा है, प्लेन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब वो सिग्मा V है या सिग्मा H है। देखिए इसमें एक C2 है, और वो C2 कहां पर है, वो इसी बोर्ड के प्लेन में है। यहां से हमने इसको डिवाइड करना है ऐसे, इस प्लेन से सारे चले गए तो हमने काटना है। तो फिर इससे जो मिरर इमेज बनेगा वो इसी की तरह होगा। तो वो दोनों एक दूसरे के मिरर कॉपी है। या यहाँ से जब हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो इसका इमेज सुपर इम्पोजिबल यानी इसी की तरह होगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये एक प्लेन है, और इसी प्लेन में वो C2 भी है। यहाँ से C2 था इसमें, तो ये प्लेन इसका हो जाएगा सिग्मा V। अच्छा, इथेन में इसके अलावा यहाँ से हमने रेफर किया था, वो एक सिग्मा था, सिग्मा V था। वो सिग्मा इसमें है या नहीं है, ये तो हो गया, ठीक है, ये सिग्मा V हो गया। नहीं, ये सिग्मा जो फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल था, फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल जो इथेन में था वो सिग्मा H था। इस केस में ये सिग्मा V हो गया। अब अगर यहां से रेफर कर लेते हैं तो इथेन की केस में B था। अब इसमें देख लीजिए इसमें है या नहीं है, यानी C H ये 1 2 1 2 और 1 और 2, यानी इस यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं और इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। या इधर भाई ये Cl है नीचे, हाँ, दो पार्ट्स बन जाते हैं। या इसका इमेज कैसे हो, ये इधर Cl होना चाहिए था नीचे वाले, होगा C, ये हो जाएगा 2 और ये 1, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये क्लोरीन है। तो ये H1 और यहाँ पर H2 और ये क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 1। तो अब ये दोनों नॉन इनडिस्टिंग्विशेबल हैं या सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये भी एक प्लेन है, मिरर प्लेन है, और ये प्लेन यहाँ पर ये है। अब इसी प्लेन में वो C2 भी है, इस प्लेन में, यानी इस प्लेन में भी C2 आता है और इस प्लेन में भी C2 आता है, क्योंकि सेंटर में से है। तो लिहाजा ये भी सिग्मा V है। तीसरा प्लेन, यहां से अगर डिवाइड कर लेते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इथेन के केस में ये भी एक मिरर प्लेन था, लेकिन इस केस में देखते हैं कि है या नहीं है। तो ये क्लोरीन ऊपर हो जाएंगे और H नीचे आ जाएंगे। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्लोरीन, ये कार्बन और कार्बन अगर हम एक दूसरे ऊपर रखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आ जाता है, और क्लोरीन के ऊपर इसका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये मिरर प्लेन नहीं है, नॉट सिग्मा V। तो इन केस ऑफ इथेन उसमें 3 C2 थे और 3 सिग्मास थे, 2 सिग्मा V 1 सिग्मा H। जब हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय क्लोरीन और वो सिस हो, तो इसमें एक C2 और 2 प्लेन्स रह जाएंगे, यानी 3 सिमेट्री ऑपरेशन। उस केस में 6 सिमेट्री ऑपरेशन थे, अब इसमें 3 हो गए। अब जब इसको ट्रांस कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये ऐसे ट्रांस कर दिया है, H Cl और Cl, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2
1 और 2 इस फॉर्म में है। तो इसमें एक C2 है सिर्फ, पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू फ्रेम ऑफ द प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इसमें यहाँ पर है क्लोरीन है और ये H है। अब इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं तो इस H के ऊपर यही H ने आना है ऐसे, यानी इधर रेड ही आएगा, ये रेड वाला इधर आ गया। तो ये अनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन C2। तो इसमें एक C2 है और इसमें कोई नहीं है। अगर अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट करते हैं तो ऐसे हो जाएगा ना, पहले राइट वाला अगर ऊपर है रेड, तो जब रोटेट कर लेते हैं तो फिर ये रेड नीचे आ जाता है, लेफ्ट वाला ऊपर हो जाता है। तो ये C2 पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा ये यहाँ से ये वाला C2 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये लेफ्ट पर रेड है तो जब ऐसे रोटेट करेंगे तो लेफ्ट पर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक C2 है और वो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल। अब प्लेन इसमें देखते हैं, चूंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक प्लेन तो इसमें है ही, प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल, ये सिमेट्री प्लेन है। और ये कौन सा होगा? दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू C2, दिस प्लेन is perpendicular to C2, so therefore this is sigma H, जो फ्रेमवर्क वाला था। इन केस ऑफ सिस, ये फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल वो सिग्मा V था, और इन केस ऑफ इथीन ये फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल उसको हमने सिग्मा H कहा था। इसमें भी सिग्मा H और सिस में वो सिग्मा V है। वो बाकी दो प्लेन अगर हम देख लें, 1 2 1 2 and 1 and 2, यहां से अगर हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं मिरर प्लेन से, तो इसका इमेज कैसा होगा? ये 2 इधर 2 राइट पर है, इसके इमेज में लेफ्ट पर हो जाएगा, और C1 लेफ्ट पर है तो इधर ये राइट पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा H2 और ये Cl2, इस तरह ये Cl1 और ये H1। अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि कैसे डिस्टिंग्विशेबल है? लेफ्ट साइड के कार्बन का क्लोरीन ऊपर है, इधर लेफ्ट साइड के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है। राइट साइड के कार्बन का क्लोरीन नीचे है, इधर राइट साइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है। या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसको अगर हम इधर उठाकर इसके ऊपर रख लेते हैं तो कार्बन और कार्बन तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, लेकिन इस क्लोरीन के ऊपर ये हाइड्रोजन आना है। क्लोरीन 1 के ऊपर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 के ऊपर क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 के ऊपर क्लोरीन 2, और क्लोरीन 2 के ऊपर हाइड्रोजन 1 आ जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको इस प्लेन से काट लेते हैं तो इससे दो पार्ट्स बन जाते हैं, ये Cl और H, और CH और Cl। अब यहां पर देख लिए, यह अगर हम मिरर लगा लेते हैं तो इसका इमेज ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनना है Cl और H है। जब यहां पर मिरर लगा लेते हैं तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा? C और L और H, ऐसा इमेज बनेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब एक पार्ट दूसरे की मिरर कॉपी नहीं है, तो लिहाजा ये सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में अच्छा, अब इस तरह यहां से डिवाइड, यहां से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, इस प्लेन से अगर हम रिफ्लेक्ट कर ले तो फिर क्या हो जाएगा? वो भी नहीं बनता, क्योंकि ये C और C2 और 1 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये इसका क्लोरीन, इसका H ऊपर हो जाएगा और इधर क्लोरीन आ जाता है 2 और 1, और ये क्लोरीन नीचे और इसका H2। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सिस में भी एक प्लेन है वो सिग्मा H है ट्रांस में, और सिस में एक प्लेन है सिग्मा V है, और इथीन में 3 प्लेन है, सिग्मा H और 2 सिग्मा V। तो ये थे प्लेनर मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स। अब चलते हैं नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स की तरफ। अब
अच्छा नॉन प्लेनर। अच्छा, इस केस में यहाँ पर तो दो, यानी इथीन में दो क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अगर ये इसकी जगह पर भी हाइड्रोजन हो, यानी एक क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं, फिर क्या होगा वो आप खुद ट्राई कर लें। उसमें C2 क्या हो जाएंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होंगे। इसको एक एग्जाम क्वेश्चन ही समझ ले कि यहाँ पर यानी इस केस में इस दोनों क्लोरीन का, दोनों कार्बन का एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया था। अब इसमें से एक क्लोरीन को यानी इस 2 के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन होगा, तो उसके आपको ट्राई कर ले कि क्या बनेगा। पहले हम एमोनिया ले लेते हैं। NH3 ये NH3 है। तो इसमें हमने पहले आइडेंटिफाई किया था कि इसमें N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। वो थ्रू दी वर्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक C3 है इसमें, दिस पोजेस 1 C3 है। अब इसमें से अगर हम प्लेन देख लेते हैं, देखिए अगर ये मॉलिक्यूल्स हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, जिसमें से ये H और H बोर्ड के प्लेन में हो और नाइट्रोजन बोर्ड के बाहर है, अगर ऐसे लिख लेते हैं वो तो BF3 की तरह हो जाएगा ना, वो सारे प्लेन में है। लेकिन इस केस में ये सेंटर वाला बोर्ड से बाहर है, 3D मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको बाहर वाले को इस तरह ये शो कर लेते हैं और जो इनसाइड है वो को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 है। और अब इस केस में इसका C3 कहां पर है, वो इस मार्कर के डायरेक्शन में हो जाएगा, मार्कर के डायरेक्शन में थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऐसे है ना। इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो ये C3 हो जाएगा ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल का क्या मकसद है, ये जो सर्कल है ये नाइट्रोजन शो करता है, ये बोर्ड से बाहर है, और ये हाइड्रोजन है वो बोर्ड के प्लेन में है। या अगर हम ये कहें कि ये सर्कल है ये बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर ये हाइड्रोजन ये बोर्ड के नीचे हो जाएंगे इनसाइड में। ऐसा भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे यहां पर यानी इस तरह है, ये N है, ये हमारे पास N है, ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ये N इस प्लेन में है, और ये H और H ये बोर्ड के नीचे है, इनसाइड द बोर्ड। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि ये नाइट्रोजन को बोर्ड के प्लेन में कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो H1, H2 और H3 है वो बोर्ड के पीछे है, बोर्ड के इनसाइड में है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर हम इसको, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अब अगर हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं यहाँ पर, यानी ऐसा है, इस तरह है, यहाँ पर हम मिरर लगा लेते हैं, तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, ये बोर्ड के प्लेन में नाइट्रोजन, और ये 1 अपनी जगह पर हो जाएगा, और ये 2 इधर नजर आ जाएगा, और 3। तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है। या दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको यहां से काट लेते हैं तो इससे 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर कॉपी है। तो इसका मतलब ये मिरर प्लेन हो गया, सिमेट्री प्लेन है ये, यानी ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज ये सुपर इम्पोजिबल है ना। इस तरह का दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम इधर बना लेते हैं, ये एक है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज ऐसा ही बनेगा, सिर्फ ये जो राइट है इधर लेफ्ट में आ जाएगा। अब ये अगर हम इसको उठा ले, इसके ऊपर रख दे, तो इस तरह ये सुपर इम्पोजिबल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर, सो ऑन।
तो इसका तो फिर क्या मतलब हुआ कि ये एक सिमेट्री प्लेन है, मिरर प्लेन है। अब ये मिरर प्लेन कौन सा होगा? इसमें एक C3 भी है, और वो C3 कहाँ पर है? वो इस प्लेन में है, जिस प्लेन से हम काट रहे हैं उसी प्लेन में से C3 भी है। तो ये एक प्लेन है जो कि सिग्मा V कहलाएगा। ये आवाजें इसमें से हैं या आप में से किसी के माइक ऑन है? हेलो, माइक तो सबके ऑफ है। चलिए इसमें से है फिर। अभी आवाज आपको आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा ठीक। तो पता नहीं इस शोर को हम कैसे कर सकते हैं हम। हालांकि ये वीडियो मैंने, चलो छोड़ दे इसको। हाँ इस बात सर ठीक है, आवाज तो ठीक आ रही थी। नहीं, साथ शोर आ रही है ना, कोई बात ये कर आवाज आ सर रही है। हमारी तरफ तो नहीं आ रहा शोर, हमारी तरफ तो कोई शोर नहीं आ रहा सर। अच्छा चलो ठीक सही है। अगर हम यहाँ 1 से काट रहे हैं तो 2 से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसका इमेज कैसे बनेगा? यानी इस प्लेन से अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर 2 अपनी जगह पर रहेगा, 2 अपनी जगह पर होगा, ये 1 और 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो ये भी सिग्मा V है। और इसी तरह तीसरा कौन सा हो जाएगा? यहाँ से 2 से, ये 2 से कर दिया। अच्छा तीसरा इस यहाँ से काट लेते हैं C3 से। पहले हमने क्या है, ये मॉलिक्यूल का पहले हमने काटा है यहाँ H1 से, नाइट्रोजन और H1 को काट दिया है, तो 2 पार्ट्स बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर का भी। फिर H2 से काट दिया है और फिर H3 से काट देते हैं। तो इस तरह जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं इन 3 प्लेन से, तो इससे सुपर इम्पोजिबल या नॉन डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो दिस पोजेस 1 C3 और 3 सिग्मा V। टोटल 4 सिमेट्री एलिमेंट्स अभी तक इसमें हो गए हैं एमोनिया में। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं मीथेन को, in some non-planar. Today we discuss another non-planar molecule, that is the अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सर मैं फैसल बात कर रहा हूँ, आपके वीडियो का स्टूडेंट। सर वो मैं आपसे कंफर्म करना था कि ये कह रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो गई है, उसके लिए सर वो कंफर्मेशन नहीं मुझे नहीं पता है। हाँ जी मुझे इसके बारे में पता नहीं। ठीक है। मीथेन CH4, इसमें N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 3 इसमें C3 है, नहीं 4, और 3 इसमें थे C2 थे। ये पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है। ये C3 है। अब इसका टाइम खत्म हो गया, उसको दोबारा कनेक्ट करते हैं हम। 40 मिनट होने वाले हैं। इसको मैं काट रहा हूँ, दोबारा फिर कर लें। चलिए 9 हो गए, बस काफी है। और इस तरह यहाँ से C2 है ना। A plane of symmetry, So we have discussed planar molecules and some non-planar. Today we discuss another non-planar molecule, that is the methane CH4. इसमें N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 3 इसमें C3 है, नहीं 4, और 3 इसमें थे C2 थे। ये पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है। ये C3 है और इस तरह यहाँ से C2 है ना।
अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम देख लें, इस मॉलिक्यूल को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, कैसे? C ये H1 ये 1 और 2 और ये एक 3 और ये 4 इस फॉर्म में है। अब अगर हम इसको यहां से रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका इमेज कैसे बनेगा? ये ऐसा ही होगा ना, सिर्फ ये हो जाएगा कि ये C ये H1 जो राइट पर है इधर लेफ्ट पर हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट पर है ये इधर राइट में हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, वो इधर भी बाहर रहेगा, तो ये बाहर है और ये एक इनसाइड में रहेगा 3 और 4। या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यानी इसी का अगर हमने इमेज बनाना है तो इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर ऐसे लिख लें, ये H3 और ये H4, ये दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि ये H3 बोर्ड से बाहर है और इसका भी यही मतलब है कि H3 बोर्ड से बाहर है, H4 बोर्ड के इनसाइड में है और ये H4 सर काइंडली जो 3C2 सर ये दोबारा जरा समझा दीजिएगा। क्या चीज? हाँ जी, हेलो। ये जो 3C2 है इसमें सर ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। 3C2 N for एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बहुत पीछे चले जाएंगे यार। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से रोटेट करते हैं ना, जब रोटेट करते हैं तो ये H2 इधर आ जाएगा, H1 दूसरी साइड पर आ जाएगा, ये जो लेफ्ट पर H2 है ये H1 पर आ जाएगा और ये H1 H2 की जगह पर आ जाएगा, और ये जो बाहर है H3 बाहर है ये H4 की जगह पर हो जाएगा और H4 जो इनसाइड में वो बाहर आ जाएगा। तो ये एक C2 दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं अगर 360 करते हैं। जब 360 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस बाइसेक्टिंग द HCH बॉन्ड एंगल, तो इससे दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं, तो इसलिए वो C2 है। और ये C2 कितने होंगे? जितने बॉन्ड एंगल होंगे। तो बॉन्ड एंगल इसमें हमारे पास 6 बन जाते हैं, लेकिन एक C2 दो बॉन्ड एंगल को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 3 C2 बनेंगे। ये पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें देख ले फिर डिस्कस कर लेंगे अगर कोई मसला होगा। में है ये H3 बोर्ड से बाहर है, तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। या अगर इसको हम उठाकर इसके ऊपर रख दें तो ये H1 H2 पर और H2 ये H1 के ऊपर आ जाएगा और H3 H3 के ऊपर आएगा और H4 H4 के ऊपर। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्री प्लेन हो गया। सो दिस पोजेस वन सिग्मा, यानी ये हमने ये ऐसा है ना, जब सिग्मा अप्लाई कर लेते हैं तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। अब ये कौन सा प्लेन है? कि ये वाला प्लेन है, यहां से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे इस प्लेन से हमने, या दूसरे अल्फाज में यहां से हम इसको काट लेते हैं तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे ना। किस तरह? यानी यहां से काट रहे हैं ना ऐसे, तो ये H1 और H2 एक तरफ दूसरी तरफ हो जाएंगे और ये कार्बन कट जाएगा, ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा और ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा। तो ये एक प्लेन है, फिर सिमेट्री प्लेन है। इस प्लेन से जब इस मॉलिक्यूल को हम दो हिस्सों में काट लेते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर कॉपी है। या यहां से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। सो देयरफॉर दिस इज अ मिरर प्लेन। अब ये मिरर प्लेन कौन सा है? देखो इसको अगर हम यहां तक इस तरह, ये सारा प्लेन है, यहीं से गुजर रहा है, इसी तरह इसमें से इस तरह गुजार सकते हैं। ऐसा प्लेन है। तो अब इस प्लेन में ये भी आ रहा है ना, ये H यानी ये H1 ये है H3 और H4 ये इस प्लेन में से है, और इसका C3 प्रिंसिपल एक्सिस वो इस H3 के पैरेलल है।
तो इसका मतलब ये प्लेन, दिस प्लेन कंटेन्स द प्रिंसिपल एक्सिस C3, सो देयरफॉर दिस इज सिग्मा V। अब इसमें और कहां पर पॉसिबल है, देखिए ये कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिवाइड कर रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल को हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल को ये डिवाइड कर रहा है। तो अब ये बॉन्ड एंगल इसमें कितने हैं, ये बॉन्ड एंगल इसमें 6 हैं। तो इस तरह इसमें से 6 प्लेन ये पॉसिबल है। ये बात जरा कंफर्म करनी होगी कि 6 प्लेन है या नहीं है, वो किसी बॉक्स में से देख लेते हैं। फिर 6 ही बनते हैं। हाँ जी, देखिए ये इस तरह बॉन्ड को डिवाइड कर रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल जितने होंगे, या ये इस केस में तो सिर्फ एक को ही डिवाइड कर रहा है। तो 6 बन जाएंगे, 6 बनते हैं यहां। तो ये सिग्मा V है इसमें, दिस इज सिग्मा V। तो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज के लिए इतने मॉलिक्यूल्स काफी थे। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट की तरफ जाते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस या रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। द थर्ड वन इज इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, या इसको रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस और रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस, जो भी कहें, रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस। रिफ्लेक्शन रोटेशंस एक्सिस, यानी दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑपरेशंस। इसको SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस रोटेशन, दिस सिमेट्री ऑपरेशन इज a product of 2 successive operations। और ये दो जो सक्सेसिव ऑपरेशंस हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे। यानी ऑपरेशन 1, देन ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 1 एंड देन ऑपरेशन 2 इज SN। तो ये दोनों इंडिविजुअली ये जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्री ऑपरेशन होंगे। सिमेट्री ऑपरेशंस, नॉट सिमेट्री ऑपरेशन, ये दोनों इंडिविजुअली सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन इनका प्रोडक्ट वो फिर सिमेट्री ऑपरेशन होगा। यानी पहले रोटेट करते हैं, इसमें 2 है, एक दफा रोटेट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओनली रोटेशन, दिस इज नॉट अ सिमेट्री ऑपरेशन। ओनली रिफ्लेक्शन, दिस विल नॉट बी अ सिमेट्री ऑपरेशन। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों सिमेट्री ऑपरेशन को कंबाइन करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन बननी है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। सो इट इज कॉल्ड एज रोटेशन रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ a molecule or an object is rotated through an axis followed by reflection through a plane perpendicular to rotation axis, to axis of rotations. If a molecule is rotated, या ऐसे कह सकते हैं, if rotation of a molecule through an axis, ऐसे लिख लेते हैं, if rotation of a molecule or an object through an axis followed by reflection through a plane perpendicular to axis of rotations produces an indistinguishable configurations. Then the molecule is said to possess rotation reflection axis. Molecule is
said to possesses rotation reflection axis। यानी पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस। अब इस रोटेशन से सिमेट्री ऑपरेशन का बनना जरूरी नहीं है। फिर रोटेशन के बाद इसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक प्लेन से, लेकिन वो प्लेन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरह रोटेट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो इस तरह करने से ये दो ऑपरेशंस अप्लाई करने से अगर मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, देन वी से इट इज पोजेस रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। या इसको अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, यानी इस तरह इफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू अ प्लेन followed by rotation through an axis perpendicular to plane of reflections। यानी इसको रिवर्स कर लेते हैं ना, पहले रिफ्लेक्ट करते हैं। if reflection of a molecule through a plane followed by rotation through an axis perpendicular to plane of reflection produce an indistinguishable configurations, then the molecule is said to possess improper rotation axis या रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस यानी पहले CN रोटेट करते हैं और फिर इसी N के परपेंडिकुलर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे कर लेते हैं? CN और फिर है सिग्मा H। अब ये सिग्मा H सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा, H सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि ये प्लेन इस CN के परपेंडिकुलर है। अब सिग्मा H तो तब कहेंगे जब ये सिमेट्री प्लेन होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिमेट्री प्लेन होगा, ये अलग में सिमेट्री प्लेन नहीं होगा। इस तरह ये CN ये अलोन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा, हो भी सकता है और जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है और इसको SN कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब अगर इसको हम रोटेट करते हैं 90 से, तो ये हो जाएगा C4 और सिग्मा H और S4। इस तरह अगर इसको हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा C6 सिग्मा H एंड S6 एंड सो ऑन। या इस तरह पहले रिफ्लेक्ट करते हैं सिग्मा और फिर रोटेट करते हैं थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस plane of reflection, it produce indistinguishable configurations, then we say that this object possesses SN, improper rotation axis। अब इसको दो तीन एग्जांपल से समझते हैं। पहले मीथेन ले लेते हैं CH4। चलो भाई एग्जांपल फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो इसमें नहीं होंगे हम। जी ठीक है सर। और ये अगर हम इस स्पीड से चलेंगे ये तो काफी टाइम लगेगा, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, क्या करे? आपको सिर्फ नोट्स दे दिए, बुक्स दे दिए और बस। नहीं सर, फिर अगर देखे ना सिमेट्री तो बहुत मुश्किल है, तो फिर समझनी भी तो है ना। तो अगर मतलब नोट्स या फिर इस तरह होगा तो फिर तो हमसे भी नहीं पढ़ होगा। वैसे सर 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा तो हम दे रहे हैं, उस क्लास को पूरा दे रहे हैं। नहीं कोर्स ज्यादा रहता है ना, वो तो एग्जाम फरवरी में है ना फाइनल एग्जाम, या मार्च में है? मार्च में सर, मार्च के एंड पे। मार्च में है सर। अच्छा चलो ठीक, फिर तो है टाइम सर जी, उसके लिए नोट्स दे दें, मिड टर्म के लिए दे दें। लेकिन सर देखिए ना, अगर कोई इजी चीज होती ना तो फिर तो बंदा नोट्स वगैरह से तैयार कर लेता है। ये तो है भी कॉन्फ़िगरेशन है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपके वीडियो लेक्चर्स के जरिए भी काफी अच्छी समझ लग जाती है। तो ऐसा आप नोट्स वगैरह ना दें, लेकिन वो हमने आपसे बुक जो है या वो चीजें इसलिए मांग रहे हैं कि हम पेपर की प्रिपरेशन के लिए जो है हमारे पास डाटा हो जाए कुछ। सही सही। चलो एक कंसेप्ट के लिए तो अभी मैं एक चैप्टर आपको इधर ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ कंसेप्ट बेस के लिए, फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है सर। सर मिड का पेपर पैटर्न क्या होगा सर? वो MCQs टाइप ही होगा,
एमसीक्यूज ही करेंगे ना। सारे एमसीक्यूज होंगे? हाँ, उन्होंने तो ये कहा है कि उसमें 4 नंबरों का एक डिस्क्रिप्शन, 2 या 1 क्वेश्चन हो जाएगा और बाकी एमसीक्यूज होंगे, लेकिन सारे ही एमसीक्यूज कर लेंगे। सर जैसे आपको बेस्ट लगता है वैसे कर ले। सर वो इन लेक्चर्स में से एमसीक्यूज होंगे या फिर वो बुक शेयर कर रहे हैं? नहीं, जनरली होंगे, कुछ उस बुक्स में से भी हो जाएंगे और जनरली होंगे। वो आपका अगर आपको समझ आ गए तो आप कर सकेंगे, अगर समझ नहीं आई है तो फिर आप बहुत से बुक्स भी देख लेते तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर समझ आए है तो बुक्स की जरूरत ही नहीं है फिर। सर ये ऑनलाइन एग्जाम होंगे सर या हाँ फिर हाँ, वो फिजिकल आना पड़ेगा? मिड टर्म तो ऑनलाइन है और फाइनल का पता नहीं है, फाइनल पर फिजिकल होगा। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होंगे या नहीं नहीं, ऑनलाइन तो आप जहां से करेंगे उसमें ऑनलाइन जब है तो वो तो सही है सर। सही, इस पैटर्न के तहत होगा एमसीक्यू यूनिवर्सिटी।